स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता का सूत्र डिराइव कर लिए थे, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना के उसको रिपीट कर रहे होंगे, 2-3 बार उसको अपने से लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। कहीं कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विभव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। बलयुग्म क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, ये सबको समझा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बलयुग्म क्या होता है। तो देखिए बलयुग्म क्या होता है। बल जानते हैं आप लोग, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो जब दो बल, जोड़ा मतलब दो, तो जब दो बल लगते हैं किसी पिंड पर तो उसको बलयुग्म कहते हैं। लेकिन कंडीशन कुछ होती है, और वो कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि मान लीजिए कि अगर ये एक पिंड है तो इस पर जो दो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। अगर एक बल ऊपर लग रहा है फोर्स, तो दूसरा फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है बलयुग्म की, कि किसी पिंड पर दो बल लगे, ऐसे लगे कि दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था कि दिशाएं विपरीत हो, ठीक है, दिशाएं विपरीत हो, ओके। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों का परिमाण समान हो, यानी अगर ये वेक्टर F1 है, ये वेक्टर F2 है, तो वेक्टर F1 का मॉड यानी परिमाण बराबर हो वेक्टर F2 का मॉड यानी परिमाण के। यानी अगर ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो ये भी 10 न्यूटन का बल लगे, हाँ भले एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों बल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान मात्रा के होने चाहिए। तीसरा कंडीशन कि दोनों बल एक दूसरे कि क्रिया रेखा पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत होनी चाहिए। जैसे इस बल की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो इसका क्रिया रेखा जिस पर ये काम कर रहा है, इस यहाँ पे ये लाइन है, और इस बल का डायरेक्शन नीचे है तो इसका क्रिया रेखा कुछ ऐसे है, ठीक है। दोनों, ये बल यहाँ काम कर रहा है, इस लाइन पे काम कर रहा है, और ये बल इस लाइन पे काम कर रहा है, तो दोनों एक ही बिंदु पर नहीं कार्यरत होने चाहिए, बल्कि अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत होनी चाहिए, जिससे उनकी क्रिया रेखाएं क्या हो, अलग अलग हो, तभी ये बलयुग्म बनता है। तीसरी कंडीशन कि अलग अलग बिंदु पर कार्य करने चाहिए, अलग बिंदु पर, ठीक है। अलग अलग लिख देते हैं 2 बार, अलग अलग बिंदु पर कार्यरत होने चाहिए, एक बिंदु पर नहीं, क्योंकि ये तीनों गुण, ये दोनों गुण एक बिंदु पे भी मिल सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक बल ऊपर लग रहा है F1, दूसरा बल नीचे लग रहा है F2, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है कि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि दोनों का परिमाण भी समान, अगर ये 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन। लेकिन ये बलयुग्म नहीं कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिंदु पर कार्यरत नहीं है, एक ही बिंदु पर कार्यरत है, यानी इन दोनों की क्रिया रेखाएं क्या है, एक ही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लगने चाहिए, समान परिमाण के लगने चाहिए, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत होने चाहिए। अगर ऐसा कभी बल मिलेगा तो आप कहेंगे कि ये क्या है, बलयुग्म है। एग्जाम्पल ले लिया जाए तो आप लोग नल की जो टोटी होती है उसको आप लोग ऐसे घुमाते हैं, ऐसे खोलते हैं, यहाँ देखिए 2 बल लगाते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे 2 बल लगाते हैं, ये बल इधर लगाते हैं तो ये बल इधर लगाते हैं, ये इसको आगे लगाते हैं इसको पीछे लगाते हैं, ऐसे खोलते समय दोनों अलग अलग बिंदु पे लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत लगाते हैं, समान परिमाण का लगाते हैं। साइकिल के हैंडल घुमाते हैं, साइकिल अगर आप चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, हैंडल घुमाते हैं, दोनों हाथ से पकड़ते हैं, अगर घुमाना है मोड़ पे इस दिशा में तो इसको अंदर खींचते हैं, इसको बाहर खींचते हैं, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के विपरीत लगाते हैं, बल समान परिमाण का लगाते हैं, अलग अलग बिंदु पर लगाते हैं। तो ये बलयुग्म काफी इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। पेचकस, अगर आपको रिंच से कुछ खोलना भी हो, पेच खोलना हो, तब भी हम बलयुग्म का ही प्रयोग करते हैं, जगह जगह हम बलयुग्म प्रयोग करते हैं। उसका आघूर्ण क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो बलयुग्म जब किसी पिंड पर लगाया जाता है तो उसमें घूमने की काबिलियत आ जाती है, उसमें घूमने की शक्ति आ जाती है। और आपको घूर्णन गति में बताया गया है कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके पास एक आघूर्ण हो जाता है, ठीक है, आघूर्ण उसको उनका गुण हो जाता है। तो यहाँ पे बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। इससे पहले हम लोग वैद्युत विभव आघूर्ण पढ़े हैं, उससे भी पहले हम लोग कक्षा 11 में द्रव्यमान आघूर्ण पढ़े हैं, बल आघूर्ण पढ़े हैं। मतलब आघूर्ण आपको बताया गया कि एक घूमने की टेंडेंसी, एक घूमने की ताकत हो जाती है किसी पिंड के पास। और आघूर्ण निकालते कैसे थे, तो दूरी ले लेते थे घूर्णन अच्छे से, या जहां से भी हमको दूरी चाहिए तो वहां से दूरी ले लेते थे, और उसके बाद जो भी निकालना है, अगर बलयुग्म निकालना है तो बलयुग्म से गुणा कर देते हैं, ठीक है, जिससे भी। अगर द्रव्यमान निकालना द्रव्यमान से आघूर्ण से गुणा कर देते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना होता तो वैद्युत द्विध्रुव से गुणा कर देते थे, जैसे भी करना होता था गुणा कर देते थे। यहाँ पे हम लोग को कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, यानी बलयुग्म से हम लोग गुणा करेंगे दूरी में, तो बलयुग्म का आघूर्ण निकल जाएगा। ठीक है, उसको समझने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव का। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब आपको फिगर बनाया गया था बुक में, वैद्युत क्षेत्र रेखा जब पढ़ा तो उसमें बताया गया था कि अगर कभी ऐसा वैद्युत क्षेत्र बने जिसमें दो बल रेखाएं हो जिनकी दूरी हर जगह क्या हो, बराबर हो और दोनों एक ही दिशा में हो, समांतर हो एक दूसरे के, तब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कुछ ऐसे देखिए, अगर आपको कभी ऐसा मिले तो आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि सभी एक ही दिशा में लग रहे, एक दूसरे के समांतर है और सभी के बीच की जो दूरी है वो भी क्या है, समान है। ठीक है, अच्छा, ये एक वैद्युत क्षेत्र बना दिए, एक और वैद्युत क्षेत्र यहां बना दे रहे हैं, एक वैद्युत क्षेत्र ये भी बना दिए। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, दो वैद्युत क्षेत्र बनाए, ये भी वैद्युत क्षेत्र, ये भी वैद्युत क्षेत्र। क्या दोनों एक समान वैद्युत क्षेत्र हैं? आंसर है जी, दोनों एक समान वैद्युत क्षेत्र हैं। क्यों है? क्योंकि समांतर है, एक ही दिशा में लग रहे हैं, सभी के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, यहाँ भी यहाँ भी। तो फिर अंतर किस चीज का है? अंतर है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का। यहाँ पे 5 वैद्युत बल रेखाएं खींचे हैं और इसमें एक चाहे तो और बढ़ाते हैं बराबर करने के लिए। यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 6 3 9, 9 वैद्युत बल रेखाएं खींचे, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का अंतर हो गया। और संख्या के अंतर के होने से क्या होगा, तो संख्या के अंतर होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अंतर पड़ता है, यानी ताकत का अंतर पड़ता है। अगर यहाँ पे 5 वैद्युत बल रेखाएं हैं तो आप कहेंगे कि इसकी ताकत, ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कम है, और यहाँ पे 9 वैद्युत बल रेखाएं हैं तो आप कहेंगे इसकी तीव्रता, ताकत इसकी क्या है, थोड़ी अधिक है। अगर यहाँ पे 12 वैद्युत बल रेखाएं खींच दें उतने ही में ही, तो ताकत और अधिक हो जाएगी। ठीक है, यानी उतने ही एरिया में, अगर इसका एरिया हमने लिया ऐसा कुछ, मान लेते इसका एरिया है ए और इसका भी एरिया हमने ए ले लिया, तो ए एरिया में जितना अधिक वैद्युत बल रेखाएं होंगी उतनी अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। अगर वैद्युत बल रेखाएं कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी, वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। वहां इसको नहीं बताया गया था, बता तो दिया गया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, लेकिन ये भी है कि अगर ज्यादा बल रेखाएं हो तो क्या होगा, कम बल रेखाएं हो तो क्या होगा, उसको यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखना है और उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम रख दे रहे हैं, एक मान लीजिए प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। ठीक है, दो आवेश हैं ए और बी, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यह आवेश ए बी है, यह आवेश ए। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज। दो आवेश है ए और बी जो एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र से मान लेते हैं कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। आप चाहे इसको भी थीटा लिख सकते हैं, चाहे तो इसको भी थीटा लिख सकते हैं, चाहे तो इसको भी थीटा लिख सकते हैं, चाहे तो इसको भी थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो एकांत संगत कोण क्या होंगे, हर जगह समान होंगे। ठीक है, तो हम केवल ऊपर वाला बस यहाँ थीटा दिखा रहे हैं, इसको नहीं दिखा रहे हैं। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव AB को एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखे हैं, थीटा कोण पर रखे हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से हम लोग इसको थीटा कोण पर रखे हैं। ठीक है, तो इस पर बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो सबसे पहले क्या इसमें आघूर्ण करने की ताकत है, क्या ये घूम सकता है? आंसर है जी, देखिए घूम सकता है। कैसे घूम सकता है, देखिए, और इस पर बलयुग्म भी लग रहा है। आपको बताया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं अगर बाहर निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं अगर ऐसे बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब कि इधर क्या है, प्लस चार्ज है, क्योंकि प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और इधर क्या है, माइनस चार्ज है, क्योंकि माइनस चार्ज की तरफ वैद्युत बल रेखाएं कहाँ अंदर आती हैं। ऐसा बताया गया ना आपको कि प्लस अगर चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकलती हैं, और अगर यही माइनस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, अंदर आती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको दिखाती है। अगर ऐसा कभी बन जाए वैद्युत क्षेत्र, तो आप कहेंगे कि इधर लग रहा है ऐसा कि इधर माइनस है और इधर क्या है,
प्लस है, ठीक है। यानी अगर आप समझना चाहें तो इधर आप प्लस 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 बना सकते हैं और इधर क्या बना सकते हैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर है प्लस चार्ज, समझने के लिए मान लीजिए कि इधर क्या है प्लस चार्ज और इधर क्या है माइनस चार्ज। तो इस आवेश प्लस क्यू पर, ये जो आवेश प्लस क्यू है, इससे इस प्लस के कारण प्रतिकर्षण लेगा और इस माइनस के कारण आकर्षण लेगा। यानी हम कहें कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, और प्लस माइनस को जोड़ दे तो हम कहें इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस दिशा में प्रतिकर्षण बल लेगा, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस के कारण प्रतिकर्षण लेगा। यानी ये वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या लेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। किस दिशा में लगाएगा, तो इसको भी बताया गया है कि वैद्युत बल हमेशा वैद्युत बल रेखाओं की ओर होता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे मिला दें, वैद्युत बल रेखाओं पर ही वैद्युत क्षेत्र होता है और उसी पर वैद्युत बल भी होता है। पीछे वीडियो में बताया गया था कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो वैद्युत बल रेखाएं भी इसी दिशा में होंगी और लगने वाला बल भी इसी दिशा में होगा, ठीक है, या उसी पर स्थित होगा। प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर होगा, आकर्षण है तो अंदर की ओर होगा। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर है इस दिशा में, तो इस पर जो प्रतिकर्षण बल रहेगा वो वैद्युत बल की दिशा में ही, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा। तो मान लेते हैं इस पे प्रतिकर्षण बल लगा F1 लगा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, बाहर की ओर। उसी तरह से यहाँ पे माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण इधर प्लस चार्ज है, तो माइनस क्यू के कारण इधर आकर्षण रहेगा। किस दिशा में रहेगा, तो वैद्युत बल रेखाओं पर ही रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। तो माइनस के कारण आकर्षण इधर होगा, आकर्षण इधर होगा, इसलिए आकर्षण बल इधर रहेगा। यानी इस पर बल किधर रहेगा, इस दिशा में रहेगा माइनस के कारण। तो इसको मान लेते हैं क्या है, F2 है। ये मान लिया हमने F2 है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2 इस दिशा में और यहाँ पे लग रहा है फोर्स F1 इस दिशा में। अब दूसरी चीज हम लोग एक पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0, है ना, F/Q0। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है लगने वाला बल तथा उस आवेश की मात्रा जिस आवेश को रखे हैं हम वैद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F बराबर E इंटू Q0, यानी Q0 इंटू E। यानी वैद्युत बल जो होता है वो आवेश की मात्रा गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यहाँ बताइए आवेश कितना है, Q प्लस Q, ठीक है, प्लस Q है, और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। तो लगने वाला बल F1 कितना हो गया, प्लस Q गुणे E। उसी तरह से F2 कितना है, तो आवेश की मात्रा क्या है यहाँ पे माइनस Q गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। तो लगने वाला बल क्या हो गया, माइनस Q इंटू E। किस चीज का अंतर, बस प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस क्या बताएगा, तो प्लस बताएगा प्रतिकर्षण बाहर की ओर, आकर्षण अंदर की ओर। बाकी सब समान है, Q इंटू E समान है ना। इसका मतलब कि लगने वाला बल क्या है, समान है, लेकिन प्लस माइनस यानी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो बलयुग्म की पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन कि जो दो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, समान परिमाण के लग रहे हैं। और तीसरा, क्या इन दोनों, ये दोनों बल अलग अलग बिंदु पर लग रहे हैं, यानी इन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, ये कहीं है। तो देखिए फोर्स इधर लगा है तो इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये है, इस पे बल लग रहे हैं, और माइनस ये है तो इसकी क्रिया रेखा ये है। यानी दोनों बल, ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, दोनों की क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब कि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बलयुग्म बना रहे हैं, और बलयुग्म बनाएंगे तो ये घूमेगा, आघूर्ण होगा, इसमें ये घूमेगा भाई, प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, इसको इधर खींचेगा इसको इधर खींचेगा, तो ऐसे होंगे, ठीक है ना, ये घूम जाएंगे ऐसे। ऐसा नहीं हुआ कि ये इधर चला जाएगा आवेश इधर इधर, ठीक है, ये दोनों घूम जाएंगे ऐसे वैद्युत में। तो इसका मतलब ये घूमेगा भी, ठीक है। चलो मान लो कि ये अगर यहाँ स्टेबल है तो ये ऐसे घूम के ऐसे सीधा हो जाए, मान लो कि ये स्टेबल है तो ये ऐसे घूम के ऐसे सीधा हो जाए। ऐसा नहीं वो इसमें नाचने लगेगा, तो जब चाहेंगे तब नचाएंगे। फिलहाल होगा क्या कि अगर इस पे माइनस चार्ज लग रहा है, ये इधर जा रहा है, तो प्लस के कारण ये इधर जाएगा और ये सीधा हो जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो बलयुग्म लग रहा है, कैसे बता दिया गया, इस पे बल F1 लग रहा है, इस पे बल F2, दोनों का परिमाण समान है, दिशाएं विपरीत है और एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो बलयुग्म का आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं, और टाउ बराबर होता है कि एक बल का परिमाण, जो बलयुग्म लग रहा है उसमें से एक बल का परिमाण और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो एक बल इधर लग रहा है F1, एक बल इधर लग रहा है F2,
तो दोनों की क्रिया रेखा यही ना है, तो इनके बीच की लंब दूरी क्या होगा? तो आंसर ये होगा। दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी क्या है? ये है। इसको मान लेते हैं क्या है? पॉइंट सी। इसको मान लेते हैं सी है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना, क्या बना ना? त्रिभुज ए बी सी बन गया। और आपको बताएगा कि यहाँ कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा, तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा ही होगा। तो अगर ये थीटा है और हमको निकालना है बी सी, हमको क्या निकालना है? बी सी। तो इस थीटा के लिए ये हो गया लंब, और हमको पता क्या रहता है हमेशा? ए बी कितना? तो आंसर है 2l। दो आंसर के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। तो हमको 2l पता है, हमको बी सी निकालना है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे थीटा के लिए? ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो वहां से हम लोग इसको निकाल लेंगे और फिर सूत्र में रख देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा माना वाना लिखते हैं, लिखेंगे, लिखिए। माना ए बी एक वैद्युत विभव, ए बी एक वैद्युत विभव एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बी वाले पे F1 बल लग रहा है, ए वाले पे F2 बल लग रहा है। ठीक है। तब प्लस क्यू पर लगने वाला बल, प्लस क्यू पर लगने वाला बल, प्लस क्यू पर लगने वाला बल कितना था? तो हमने माना है F1, प्लस क्यू पर लगने वाला बल F1, तो F1 बराबर कितना है? प्लस क्यू इंटू ई, ऐसा है, प्लस क्यू इंटू ई। ठीक है। और तथा माइनस क्यू पर लगने वाला बल, माइनस क्यू पर लगने वाला बल को हमने F2 दिखाया है, तो F2 बराबर आया था माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है। दोनों बल का परिमाण समान है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए एक बल युग्म है। ठीक है। तो बल युग्म में तो आघूर्ण कितना होगा? तो एक बल का मान गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं BC, लंबवत दूरी BC है, तो अब हम काम करेंगे BC निकालेंगे, और BC के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज में साइन सूत्र लगाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में वो क्या निकालना है? BC निकालना है, साइन वाला। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा में क्या? AB, BC बटा में AB, लंब बटा कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ओके। तो BC यानी लंब बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB हमने माना है 2l। ठीक है। साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वैद्युत विभव में दोनों आर्कों के बीच की दूरी को 2l ही मानते हैं, इसलिए क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी आ गया 2l साइन थीटा। अब लिखेंगे बल आघूर्ण की परिभाषा से। ठीक है। बल युग्म का, इसलिए लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर, सूत्र लिख देते हैं। होता क्या है? बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है एक बल का परिमाण, दिशा नहीं लेते हैं, केवल परिमाण, एक बल का परिमाण, परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के क्रिया रेखाओं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है। ये सूत्र होता है। तो लिखेंगे बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं। टाउ बराबर होगा एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों बल समान है, इसलिए हम लिख सकते हैं या तो वेक्टर F1 का परिमाण या तो वेक्टर F2 का परिमाण, और गुणे दोनों बलों की रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी BC है, तो इसलिए लिख सकते हैं इनटू BC। ठीक है। चलिए मान रखते हैं टाउ बराबर
केवल परिमाण लेना है, चाहे F1 ले चाहे F2, तो कितना आएगा QE, ठीक है। ये हो गया Q इंटू ई, और केवल परिमाण ले रहे हैं, दिशा छोड़ दिए हैं, इसलिए वेक्टर ई के ऊपर हम लोग वेक्टर रूप नहीं लिखे हैं, ई के ऊपर वेक्टर रूप नहीं लिखे हैं। BC कितना है 2L sin थीटा, तो ये हो गया 2L sin थीटा, ठीक है। अब सुनिए Q इंटू 2L को P लिखते हैं, Q इंटू 2L को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण लिखते हैं P, इसलिए टाउ बराबर बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P E sin थीटा, क्रॉस हटा दें, सीधे लिखे टाउ बराबर होता है P E sin थीटा, ठीक है। टाउ बराबर हो गया P E sin थीटा। अब देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है, और साथ में कौन आ गया साइन। तो आपको सदिशों के गुणन में बताया गया होगा अदिश गुणन तथा सदिश गुणन। अदिश गुणन में बताया गया था कि जब दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो कॉस आता है, तो जो मान मिलता है वो हमको अदिश मिलता है। और फिर सदिश में बताए थे कि जब दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं तो साइन आता है, और यहाँ पे देखिए साइन आ रहा है, तो दो सदिशों का सदिश गुणन है वो भी साइन के साथ, इसका मतलब कि टाउ क्या है सदिश है, सदिश आती है। तो सदिश रूप में कैसा होगा, यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है, और सदिश राशि में हम लिखेंगे वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्रॉस लगाएंगे क्यों, क्योंकि साइन आता है, ठीक है। अगर यहीं पे क्रॉस रहता तो हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो टाउ बराबर हो गया P क्रॉस E। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि सदिश रूप में बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ना कि वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P। ध्यान देंगे, यानी बलयुग्म का जो आघूर्ण मिलेगा उसको देखिए, पहला है कि वेक्टर P की दिशा में जाएगी, तो वेक्टर P किधर होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो हम गए वेक्टर P की दिशा में, ठीक है। ये हो गया वेक्टर P की दिशा में। दूसरा है वेक्टर E की दिशा में, तो उंगली को ऐसे मोड़ दिए वेक्टर E की दिशा में, जब उंगली को ऐसे मोड़े तो हमारा ऐसे मुड़ा ना, ऐसे मुड़ा, तो कौन बचा अंगूठा, यानी बलयुग्म का आघूर्ण किधर मिलेगा अंगूठे की दिशा में, यानी वेक्टर P और वेक्टर E दोनों के क्या मिलेगा लंबवत मिलेगा, यानी इस तल के क्या मिलेगा लंबवत। अगर आपसे कोई पूछे कि टाउ की दिशा किधर है, तो आप कहेंगे पहले जाओ किस दिशा में P की दिशा में, फिर मोड़ किसको E की दिशा में, और फिर देखो कि अंगूठा किधर दिख रहा है बाहर की ओर, यानी बलयुग्म का आघूर्ण जो मिलेगा वो किधर मिलेगा बाहर की ओर। वेक्टर P ऐसे वेक्टर E ऐसे मोड़े ऐसे, बलयुग्म का आघूर्ण बाहर की ओर, यानी इन दोनों के लंबवत तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं दिशा किधर है तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो निकल क्या है टाउ बराबर होता है P E sin थीटा, और सदिश रूप में टाउ वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए हम लोग देख रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक समय वैद्युत क्षेत्र में अगर उसको रखा जाए तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण इतना होता है। अब यहाँ पे कुछ स्थितियों को देख लिया जाए और देखा जाए कि कब बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है कब मिनिमम होता है। तो हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, और उसमें पहला डालेंगे कि यदि थीटा बराबर हो 0 अंश, ठीक है, थीटा बराबर 0 अंश, थीटा का मतलब 0 अंश, यानी ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो ऐसे रखा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तब टाउ कितना होगा, आंसर है 0 हो जाएगा। क्यों, साइन 0 समान 0, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें, चाहे वो कितना हो पहलवान हो कितना हो बड़ा हो, सबके सामने 0 0 हो जाता है, यानी टाउ बराबर 0 हो गया। सेकेंड, यदि थीटा बराबर हो 90 अंश, अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रख दें 90 अंश के कोण पर, तब साइन 90 समान 1 हो जाता है, और टाउ बराबर होगा कितना P इंटू E, टाउ बराबर हो गया P इंटू E। और तीसरा कि यदि हम लोग, तीसरा है यदि हम लोग उसको 180 अंश रख दें, यानी प्लस को इधर कर दें माइनस को इधर कर दें, तो फिर से 180 अंश का साइन 180 अंश का मान 0 होता है, साइन 180 अंश का मान 0, तो फिर से 0 हो जाएगा। यानी अगर हम उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखें वैद्युत द्विध्रुव को, या फिर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखें वैद्युत द्विध्रुव को, बलयुग्म का आघूर्ण 0 होता है।
तीसरा है कि यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तो टाउ बराबर फिर से क्या हो जाएगा 0, यानी मैक्सिमम कब हो रहा है T इंटू में ही, यानी टाउ मैक्स अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, यानी टाउ मैक्स कभी बहुविकल्पी के रूप में पूछे कि बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है कितना, तो होता है C इंटू ई, टाउ मैक्स की वैल्यू C इंटू ई होती है, और पूछे कि कब होता है तो जब 90 अंश का कोण बनता है तब होता है। और टाउ मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, तो टाउ मिनिमम की वैल्यू 0 होती है, कब होती है, तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए तब 0 होती है, या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा जाए तब 0 होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेगा हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग वैद्युत विद्युत के पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण के द्वारा लगने वाला कार्य निकालेंगे, यानी कार्य निकालेंगे और साथ ही साथ ऊर्जा निकालेंगे कि वैद्युत विद्युत आघूर्ण के पास कितनी ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।